तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा कर रहे थे। लास्ट टाइम पे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बात की और आज हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बात करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सबसे पहले तो बच्चों ये जो है वो एक 3 एक्सिस थ्योरम है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए केवल लगा सकते हैं। प्लेनर केवल एक प्लेन में मास हो, जैसे शीट है, प्लेट है, डिस्क है, रिंग है ना। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले इट इज applicable only for planar objects, for example रिंग हो गया, डिस्क हो गया, प्लेट हो गया, एक्सेट्रा। बेटा कहाँ नहीं लगा सकते? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में नहीं लगा सकते, जैसे सिलेंडर में नहीं लगा सकते, स्फीयर में नहीं लगा सकते, कोन में नहीं लगा सकते हैं, इनके लिए वैलिड नहीं। जिनका मास, जिन बॉडी का मास एक पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल या प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल उन्हीं के लिए वैलिड है ना। अगर सिंगल पार्टिकल के लिए कहा जाए तो सिंगल पार्टिकल को भी हम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, उसके लिए भी नहीं लगा सकते। आइए बच्चों, तो सबसे पहली बात तो इट इज ए 3 एक्सिस थ्योरम, 3 एक्सिस थ्योरम है बेटा ये। और मान लेते हैं क्या है ये स्टेटमेंट, इस थ्योरम का क्या कहता है। मान लो कोई प्लेनर बॉडी है, ये कोई बॉडी है जो इस बोर्ड के प्लेन में है, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हम कोई 2 एक्सिस ले लें, कोई भी 2, बस 2 एक्सिस कैसी होनी चाहिए? प्लेन में होने चाहिए बॉडी के और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I है, I1 है, इस एक्सिस के अबाउट I2। शर्त क्या है? These 2 axes must be in the plane of body and perpendicular to each other. And third axis जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली है, O पॉइंट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस, O पॉइंट से गुजरने वाली IO परपेंडिकुलर। तो स्टेटमेंट कहता है कि O पॉइंट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर। अब किताबों में इस फॉर्म में नहीं लिखा है, अभी बताएंगे क्यों। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा बदल के दिया, वहां IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY लिख देते हैं और रट लेते हैं बच्चे, गड़बड़ा जाता है मन में। 3 एक्सिस होनी चाहिए, 2 कहां होनी चाहिए? बॉडी के, और आपस में कैसी हो? परपेंडिकुलर। और तीसरी ये है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। अब मान लो कि हमारी बॉडी, लेट अस सपोज कि हमारी बॉडी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, xy प्लेन में बॉडी रखी। तो ये वाली एक्सिस y एक्सिस, ये वाली एक्सिस x एक्सिस, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और यहां से जो परपेंडिकुलर जा रही होगी वो क्या होगी? z एक्सिस। तो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस क्या हो जाएगी? z। और I1 I2 में क्या लिख सकते हैं? IX प्लस। तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी लिख सकते हो जब यहां पर x और y क्या है? बॉडी के प्लेन। तो अगर आप ये स्टेटमेंट याद करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखो, स्कूल के एग्जाम में आए तो यही लिखना। ये लिखोगे खो कहते यार ये क्या लिख दिया तुमने, नेतागिरी कर दी। लेकिन मेंशन कर देना कि वी हैव अज्यूम्ड दैट बॉडी इज इन xy प्लेन। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं कि x और y एक्सिस ही हो, कोई भी 2 एक्सिस हो सकती है, इसलिए मैंने जनरलाइज फॉर्म पहले आपको बताया, कोई 2 एक्सिस हो सकती है।
अब जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास एक डिस्क है और ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये जो परपेंडिकुलर वाली होगी ये वाई एक्सिस हो जाएगी। उस केस में आई वाई विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड हो जाएगी। अगर मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, बॉडी वाई जेड प्लेन में है, तो क्या होगा, आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई प्लस। अब कोई बच्चा ये रट के बैठा है किताब से आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ये याद रहता है उसने, ये लिख दो क्या सर घोर पाप कर रहे हो, हमने तो पढ़ाया आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। दरअसल किताब में गलत नहीं लिखा है, लेकिन वो एक अजम्पशन लेके बनाते, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कि लेट अस सपोज बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स भाई हमने कहा कि 3 एक्सिस होनी चाहिए, 2 बॉडी के प्लेन में हो, तीसरी उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली परपेंडिकुलर टू देम, और उन दोनों के बीच का भी एंगल 90 हो जो प्लेन में है, तो अल्टीमेटली तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। तो एक्स वाई जेड में यही रिलेशन तो होता है। तो हमने कहा अगर हम बॉडी को एक्स वाई प्लेन में मानेंगे तो एक्स और वाई प्लेन में हो गई, परपेंडिकुलर भी हो गई, और जेड वाली इनके परपेंडिकुलर हो गई, तो सेम प्रॉपर्टी मैच कर जाती है। लेकिन कोई बच्चा रट के बैठा, उसने दे दिया वाई जेड प्लेन में बॉडी है, वो तो कहेगा तो हमको बेवकूफ बना रहे बेटा, हम तो जानते हैं कि यही वाला ये टिक करके आएगा, अब ये तीनों ऑप्शन लिख दूं, तो मीनिंग तो पता होना चाहिए। या तो आप इसको याद करें और आप ये कहें कि x और y का मतलब x और y नहीं, x and y are basically 2 axes in the plane of body and perpendicular to each other। बताओ भाई। Yes sir। And z is the axis passing through their intersection point and perpendicular to the plane of body। ये तो कहोगे। तो फिर आप चलो x y z से बच्चा x y z एक्सिस ही समझने लगता है, उसी में लगा सकते हैं और कहीं लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो x y z का कोई नेसेसरी नहीं कि these are our coordinate axis। x y z में बेसिकली there are 3 axes, 2 are in the plane of body, 1 is perpendicular to the, जो z है उसके परपेंडिकुलर, ये स्टेटमेंट में जो z है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पर। अल्टीमेटली स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी 2 एक्सिस ले लीजिए, बॉडी के किसी भी पॉइंट से पास होने वाली, इसके अबाउट बस दोनों प्लेन में होनी चाहिए और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होता है वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर का साइन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। क्या स्टेटमेंट समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। लिख लो। एक दो एग्जांपल करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो ऑफ रिंग एंड डिस्क about their diameter, रिंग का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों हम यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले रिंग का निकालते हैं, और ये बेसिक रिजल्ट है, याद भी कर रहे हैं बेटा, बात जैसे हमने कहा कि डिस्क है हमारे पास, तो डिस्क के इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। तो डिस्क का आपको याद है एक सेंट्रल एक्सिस पढ़ाया था मैंने, डिस्क का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा चुके हैं। यस। कौन सी एक्सिस होती थी वो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस होती थी, और प्लेन के कैसी होती थी, परपेंडिकुलर। कितना होता था इसके अबाउट? एक सेकंड, mr²/2। mr²/2 याद रखा करो भाई। तो mr²/2 होता था इस एक्सिस के अबाउट, और ये भी सेंटर से पास हो रही, ध्यान रखना, 2 स्टैंडर्ड एक्सिस है यहाँ, दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, कभी आज निकाल लेते हैं। इस एक्सिस के अबाउट मान लेता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एक डायमीटर अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बढ़ा दूं तो इसके अबाउट भी आई होगा, क्योंकि दोनों डायमीटर आइडेंटिकल हैं, इसके तो सभी डायमीटर आइडेंटिकल होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, तो ये आई एक्स है, या आई वाई मान लेते हैं, या आई जेड हो जाए। यस सर। तो आई एक्स हो जाएगा आई, और आई वाई हो जाएगा आई, और आई जेड जो है वो हमें पता है, नहीं पता है? यस सर। इस पॉइंट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, mr²/4। अब मेरे पास ध्यान,
इसका मतलब है डिस्क में आपको दो फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए, एक mr²/2 और एक mr²/4। mr²/2 है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे अगर ये डिस्क बनी हो ये ऐसे और ये एक्सिस बनी हो तो तुरंत आप समझ जाओगे कौन सी एक्सिस है, परपेंडिकुलर। बट अगर ये ऐसे डिस्क बनी हो और ऐसे रोटेट कर रहा हो तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mr²/4। अंतर समझ में आ रहा है दोनों? या फिर अगर ये प्लेनर है ना, डायमीटर है, ये भी सेंटर से पास हो रही है, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। या फिर ऐसे बना के कभी कभी हम इस तरह से कह देते हैं तो ये वाली और ये वाली एक है। अरे इसमें डिस्क ऐसे है, प्लेन पे परपेंडिकुलर ही तो है, इसमें डिस्क हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस वर्टिकल, एक परपेंडिकुलर वाली एक ही है, तो ये वाला एक्सिस भी mr²/2 है। सिमिलरली रिंग के केस में अगर हम देखेंगे तो कोई भी डायमीटर, दो डायमीटर ले लें परपेंडिकुलर, दोनों के अबाउट सेम होगा, जैसा ये डायमीटर वैसा, और परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लगा दो ix + iy = iz की वैल्यू है mr², तो I डायमीटर कितना हो जाएगा, mr²/2। यानी रिंग में भी दो फॉर्मूले हो गए। ये वाला जो एक्सिस होता था रिंग का, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, कितना होता था, mr², और ये वाला जो एक्सिस है ये क्या है, m² आधा है उसका। समझ में आ रही बात? 2 अच्छा /2 तो लिखा है, 4 जैसा दिख रहा है। आंखें खराब है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान सुनो, गलती कहाँ होती है सवाल पे, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तो याद होने चाहिए आपको। गलत यहाँ हो जाता है सवाल, जब एक सवाल आपसे पूछता, आपसे कहता है कि डिस्क है, बहुत ध्यान सुनना, डिस्क के एज से इस तरह से एक्सिस पास हो रही, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क रोटेट रही, डिस्क वर्टिकल प्लेन में है, दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क एंड फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो कई बार हमने आपसे बता रखा है कि जब भी आपको किसी जनरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो अगर वो स्टैंडर्ड एक्सिस नहीं है तो उसके पैरेलल एक कहां से पास कर दो, सेंटर ऑफ मास से पास कर दो। तो इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस कहां से पास कर दोगे, सेंटर ऑफ मास, और ये है I सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस है r, और पैरेलल एक्सिस तरफ लगा दोगे I = ICM + mr²। तो I = I, अब देखिए बच्चे जैसे देखते हैं कि डिस्क है, डिस्क देखते ही उनको एक ही फॉर्मूला याद आता है mr²/2, और वो ICM की जगह पे mr²/2 रखते हैं और सवाल गलत हो जाता है। आपको एक बार ICM लगाने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कि इन द प्लेन है, डायमीटर है। तो आप जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि इट इज नॉट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज द एक्सिस व्हिच इज डायमीटर ऑफ द डिस्क, राइट बेटा? तो डायमीटर है तो डायमीटर के अबाउट कौन सा वाला, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। तो mr²/4 प्लस mr², 5/4 mr², नॉट 3/4, नॉट 3/2, 3/2 वाला नहीं करा। बट अगर ये एक्सिस होती, ऐसे डिस्क होता हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये एक्सिस होती, तो यहां डिस्क ऐसी है और एक्सिस इस तरह से, तब जब हम इसके पैरेलल पास करते हैं, करा चुके हैं, 3mr²/2, तब ये mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr² आता है ना। यस सर। रिंग और डिस्क में जब आप पैरेलल एक्सिस तरफ लगाना तो जब ICM पुट करना, बहुत केयरफुली पुट करना, जल्दबाजी में डायमीटर के जगह पर बच्चे वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज कर लेते हैं जो शुरू में पढ़े होते हैं। बात गड़बड़ाई की तो नहीं बेटा? नहीं। लिख लो फटाक से। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेट देखें, रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, या रेक्टेंगुलर प्लेट के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अभी आज आपको दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और करने हैं। ये एक A/B की प्लेट है, ये A/B की प्लेट है। तो एक एक्सिस है जो किसी कॉर्नर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है, मान लो A पॉइंट है, तो A पॉइंट से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बताना है।
मास m है प्लेट का, बताइए, कोशिश करिए, निकालिए फटाफट कितना आएगा। चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसको। एक बात बताओ बेटा, अगर A से गुजरने वाली मैं दो एक्सिस बनाऊं, एक ये वाली, इसे I A Y मान लेता हूं, A से गुजरने वाली Y, एक ये वाली, इसे मैं मान लेता हूं I A X। तो इस एक्सिस के अबाउट जब शीट को रोटेट कराएंगे तो ये वाली लेंथ रोटेट होगी बेटा, ये वाली लेंथ रॉड के साथ बिहेव करता है, याद है? पतली पतली रॉड काट देते थे, इसमें पढ़ा चुका हूँ। यस सर। तो ये हो जाती थी ma²/3, यस सर। और इस एच के बाद रोटेट कराओगे तो ये वाली एच रोटेट होगी बी वाली, तो रॉड ऐसे ऐसे काटोगे तो इसके अबाउट क्या आता था, mb²/3। ये दोनों बता चुका हूँ। यस सर। अब इस एक्सिस का पता चल गया, इसका पता चल गया, तो क्या ये एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आ जाएगी? यस सर। तो IA परपेंडिकुलर IAX प्लस IA यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस। तो IAZ लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर वाले को, तो ये m/3 कॉमन आ रहा है, a² प्लस b²। ये फाइनल फॉर्मूला। इसमें m/12 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब इसी तरह से ये ma²/12 होगा, ये mb²/12 होगा बेटा। यस सर। तो I सेंटर ऑफ मास से जो z एक्सिस जा रही है वो m/12 a² प्लस b² के बराबर होगा। ये दोनों फॉर्मूले भी बेसिक फॉर्मूलों की कैटेगरी में ही आता है, ये आपको याद ही रखने हैं, आप समझ रहे हैं ना? तो याद होने चाहिए, अगर भूल जाओ कहीं तो कोई बात नहीं, निकाल लेना, ठीक है? यस सर। अब आप एक स्क्वायर के बारे में बताओ कि अगर एक स्क्वायर है तो ये A पॉइंट है, ये सेंटर O पॉइंट है, स्क्वायर की साइड लेंथ A है, मास m है, तो A के परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, O के परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m/12 अरे A और B को इक्वल रख देंगे बेटा, हाँ B को भी A के बराबर रख देंगे, अगर साइड लेंथ है, ma² रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। m²/3 है। तो ये आ रहा है m/3 a² प्लस a², तो 2/3 ma² है कि नहीं? यस सर। और ये है IOZ m/12 a² प्लस a², तो ये कितना है, ma²/6। अरे है कि नहीं? यस सर। चलो लिखो फटाफट। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एक एक्सिस है जो इस एक्सिस के ये डायगोनल के अबाउट I2 है ना, और एक एक्सिस है जो इस लाइन से कोई थीटा एंगल बना रही है, इसके अबाउट I3। मास m है, साइड लेंथ a है, तीनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या क्या होगा। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि इसका दिया था I1, इसका I2 दिया था, और इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बताना था, I1 बराबर I2, I1 बराबर I2 cos स्क्वायर थीटा, I1 बराबर I2 sin स्क्वायर थीटा, इस तरह के रिलेशन दिए थे। खैर आप तीनों सेपरेट निकालने का प्रयास करिए, एक इस एक्सिस के अबाउट, इसमें डायगोनल के अबाउट, और इसमें ये एक एक्सिस है जो ना तो डायगोनल है ना ही बीच से पास हो, सेंटर से जरूर पास हो तीनों मतलब वो वाली। करिए। एक मिनट, ये तो पता ही है सबको, I1 इज इक्वल टू क्या है, ma²/12 है ना, मेन है, डायगोनल वाली निकालो और ये वाली निकालो। क्या हमने ट्रायंगल वाला mh²/6 फॉर्मूला बताया था? बताया कदे कहेंगे, बोल रहा बताया है, बताया है। किसी ट्रायंगुलर प्लेन का किसी बेस के अबाउट अगर ये एल्टीट्यूड की लेंथ h है, क्या बताया था, mh²/6, तू नहीं कदे से mh²/6, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर,
वो नहीं करना है, क्या रिवीजन किया करोगे, रिवीजन नहीं करोगे। आगे भाई देखो बेटा, इसका तो हम समझ गए। इसमें देखो तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम ये दो ट्राइंगल बना लो और ये परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये L/√2 हो जाएगा, इतने का मास m/2 हो जाएगा, एंड यूज दिस फॉर्मूला, पुट m/2 in place of m and L/√2 in place of h, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, देयर विल बी टू ट्राइंगल्स। बट हम इसे दूसरे एंगल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप करेंगे। दूसरा एंगल ये है कि अगर मैं इसको, चलो हटा देता हूँ, मैं सिर्फ डायगोनल की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर है ये, अगर मैं एक डायगोनल और ले लूँ ना इसमें, तो दोनों डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, बोथ आर इन द प्लेन आल्सो। तो दोनों का जो सम होगा इन दोनों का, अगर वो I2 है तो ये भी I2 होगा, दोनों आइडेंटिकल है डायगोनल। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैं कह सकता हूँ I2 + I2 इज इक्वल टू दिस IOZ, है कि नहीं? तो I2 विल बी इक्वल टू IOZ डिवाइड बाय 2, ये होता है ma²/6, अभी बताया था, बाय 2 ma²/12 है। अरे आएगा कि नहीं? एक चीज और देख सकते हो कि अगर मैं ये एक्सिस ले लूं तो क्या ये वाला भी I1 होगा? अरे अगर ये I1 है तो ये भी वही होगा ना, ये ना दोनों एक्सिस आइडेंटिकल है ना, सिमेट्री से, तो ये I1 होगा। तो अगर इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो I1 + I1 इज इक्वल टू IOZ, तो I1 भी IOZ/2 होगा, जो ये वाली वैल्यू आ रही। तो जो ये भी, ये वाली z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आधा है, ये भी IOZ जो z एक्सिस के अबाउट उसका आधा है। सिमिलरली यहाँ पर इसके जैसा देखो, इसके परपेंडिकुलर ये है, पर अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो एक एक्सिस अगर यहां से बना लो इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए, यहां से थीटा एंगल बनाते हुए, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है, समझना बात को, सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो जाएगा I3, और इनके बीच का एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों में भी पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, बताओ। तो दिस प्लस दिस I3 + I3, ये भी IOZ है, तो I3 भी क्या होगा, IOZ/2 होगा, यानी ma²/12 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर प्लेट में कोई भी एक्सिस ले लो सेंटर से पास होने वाली प्लेन में, चाहे ये ले लो, चाहे ये थीटा कुछ भी हो, या ये डायगोनल हो, या ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है, ma²/12 होता है। बात समझ रहे ना? तो इस तरह का ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। क्वेश्चन ऐसे पूछा था उन्होंने, ऐसे पूछा था उन्होंने, ऐसे एक एक्सिस ये दी थी I1, एक एक्सिस ये दी थी थीटा पे सेंटर ऑफ मास था ये I2, और उन्होंने ऐसे लिख रखा था I2 = I1, I2 = I1 cos square theta, I1 sin square theta, I1 cos theta, इस तरह से लिख रखा था। बहुत सारे बच्चों ने, किसी ने cos लगा दिया, किसी ने कंपोनेंट के चक्कर में, तब के चक्कर में, अभी क्या रिलेशन ट्रू था, है ना? गुड क्वेश्चन, फटाफट लिखो। यहाँ पर ये सुनो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि रेक्टेंगल में वैल्यू नहीं है, जिस तरह की ये एक्सिस है ना, हूबहू वैसी एक्सिस ये है, इसलिए बराबर है दोनों। जिस तरह की ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, वैसे ही दो हिस्से ये भी कर रहे हैं, इसलिए I3 बराबर है। कुछ बच्चे तो ये कह देते हैं सर सिमेट्री से सीधे देखो, कि सिमेट्री से सर ये दोनों बराबर होंगे। अबे ये आइडेंटिकल थोड़े ना कि सीधे बराबर बोल दो भाई, इसके आइडेंटिकल ये है ना, ये दोनों एक जैसी हैं, जैसे ये वाला डायगोनल ये वाला डायगोनल आइडेंटिकल है, तो इनको बराबर कह सकते हो सिमेट्री से। सिमेट्री से ये थोड़े ना कह दोगे कि ये दोनों बराबर है। बात समझ रहे हैं ना? उनको तो डायरेक्टली प्रूव करना पड़ेगा ना। लिख लो फटाफट, रेडियस ऑफ गायरेशन, बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखो ध्यान समझो। जैसे कोई भी बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी का मास m है और उसे किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, जिस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I।
है ना। यस रेडियस ऑफ गायरेशन में अगर हम ऐसे देखें बेटा, कोई बॉडी है तो अलग अलग पार्टिकल, ये वाला मास इस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा, यहाँ जो पार्टिकल होगा वो इस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा, यहाँ इस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा, ये वाला इस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल किसी भी बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में रिवॉल्व करता है ना। यस सर। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन आप कह सकते हो कि एक वो रेडियस है जिस रेडियस में अगर हम बॉडी का सारा मास एक सिंगल रेडियस में रिवॉल्विंग मान लें, लाइक ए पार्टिकल, लाइक ए रिंग, लाइक ए हॉलो सिलेंडर, तो अगर उसका मोमेंट ऑफ वो सेम रोटेशनल इफेक्ट डेवलप करता है जितना जो रोटेशनल इफेक्ट इसके हैं, तो उस रेडियस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। पहले मैं लिखता हूँ मैथमेटिकली, फिर दोबारा समझाऊंगा। जैसे मान लो हम तुमसे कहते हैं इस बॉडी का सारा मास एक पार्टिकल बना दिया हमने, उसको सुपर डेंस पार्टिकल, और पार्टिकल बना करके हमने उसको किसी रेडियस में रिवॉल्व कर दिया, के रेडियस में घुमा दिया उसको, और इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है m² होगा फोर्स। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, तो हम ये कहेंगे भाई इसका जितना मास इस बॉडी का उतना ही मास इस पार्टिकल का है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, अगर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी। जो एंगुलर इफेक्ट ये डेवलप करेगा वही ये डेवलप करेगा, जो एंगुलर मोमेंटम इसका होगा वही इसका होगा। मतलब इसके और इसके रोटेशनल इफेक्ट काफी मायनों तक सिमिलर होंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? yes, यानी कि इस रेडियस, बहुत ध्यान सुनना, इस रेडियस को रेडियस ऑफ गायरेशन हम बोलेंगे जिस रेडियस में बॉडी का सारा मास को हम रिवॉल्विंग माने, तो बॉडी ये लाइक ए पार्टिकल, तो ये सेम रोटेशनल इफेक्ट डेवलप करे या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आके क्या अंदाजा दे रही है? जैसे आपने एक डिस्क है बेटा, प्लीज ध्यान से उसको थोड़ा फील करो, जैसे डिस्क है बेटा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2 लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं कि सारा का सारा मास r रेडियस में रिवॉल्व हो रहा है? नहीं या r/2 में रिवॉल्व हो रहा? आप कहेंगे नहीं सर, कुछ 0 में है, कुछ r/2, कुछ r/3, कुछ r/4, कुछ 3r/4। 0 से लेके r रेडियस में थोड़ा थोड़ा मास हर रेडियस में रिवॉल्व हो रहा है। मैं चाहता हूं ये सारा मास डिफरेंट रेडियस की जगह सारा का सारा मास एक यूनिक रेडियस में रिवॉल्व करते हुए एज्यूम कर लूं, और बाकी बातें ना बदलें, सेम इफेक्ट डेवलप करे जो डिस्क कर रही है, तो उसी रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी रेडियस ऑफ गायरेशन वो रेडियस है जिस रेडियस में बॉडी के सारे मास को रोटेटिंग एज्यूम कर सकते हैं, इस तरह से कि वो सेम रोटेशनल इफेक्ट डेवलप करे, और सेम रोटेशनल इफेक्ट डेवलप करने के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? सेम। तो हमने कहा लेट अस सपोज दैट पर्टिकुलर रेडियस इज k, इसका पूरा का पूरा मास, तुम इसे एक पार्टिकल बना सकते हो, तुम एक बॉडी के मास की रिंग बना सकते हो जिसकी रेडियस k है। मेरी बात समझ रहे हैं? तुमने कहा हमने बॉडी को रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और रिंग का सारा मास अब एक यूनिक रेडियस में रोटेट करेगा k। अगर इस रिंग का या इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के बराबर है, तो ये वाली जो रेडियस होगी वो इस बॉडी के लिए इस एक्सिस के अबाउट क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या मेरी बात समझ रहे? तो जैसे मैंने कहा, इसका मतलब है किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, और उस बॉडी के सारे मास को k रेडियस में अगर मैं रिवॉल्विंग मान सकता हूं, तो उस सारा मास अगर k रेडियस में रिवॉल्व करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk²। यहां से k can be written as √I/m. This is the radius of gyration. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा डिस्क का एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए उस पूरे मास को एक यूनिक रेडियस में, I के जगह पे अगर मैं mr²/2 रख दूं, तो डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? r/2। इसका मतलब है डिस्क का सारा मास एक सिंगल रेडियस में रिवॉल्व होता हुआ एज्यूम किया जा सकता है, एंड दैट रेडियस विल बी इक्वल टू r। We can assume that it is not a disk, it is ring of radius r/2. Yeah, there is a particle of same mass that is equal to the mass of disk, and it is revolving in the radius of r/2. It will produce the same rotational effect as the disk is producing the rotational effects. बात समझ में आ रही बात?
तो ये छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रखना, तो फील करो। बाकी मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली तो मैं बोल दूंगा यदि किसी बॉडी का मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो I is equal to mk square where k is the radius of gyration. But what is the meaning of radius of gyration? ये आपको रेडियस ऑफ gyration हमको अलाउ कर रहा है कि हम बॉडी के सारे मास को डिफरेंट पार्टिकल्स को डिफरेंट रेडियाई में रिवॉल्व करता हुआ मानने की बजाय सारे मास को कंसंट्रेटेड होकर एक यूनिक रेडियस में रिवॉल्व करता हुआ एज्यूम कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी बॉडी है, यू कैन नॉट से कि अगर हम कहें कि यार बॉडी बताओ किस रेडियस में पूरा मास रिवॉल्व कर रहा है, तो सर कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो, अलग अलग मास अलग अलग रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे कैसे कह दें, कोई मास छोटी रेडियस में कोई बड़ी रेडियस में, है ना। बट रेडियस ऑफ गायरेशन ने हमें क्या अलाउ किया कि हम ऐसा मान पा रहे हैं, उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं उससे। हमने कहा बेटा सारा मास किस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो कहते हो सर रन कर तो नहीं कर रहा, पर आप चाहो तो k रेडियस में रिवॉल्व करता हुआ मान सकते हो, वेयर k इज अंडर रूट i बाई m। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन हमें किसी भी बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसे एक यूनिक रेडियस में अलाउ कर रहा है, ऐसा मानने की इजाजत देता है, ऐसा मानने की परमिशन देता है। ऐसा मानकर हम एक रिजिड बॉडी के रोटेशन को एक पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, या एक रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, या एक हॉलो सिलेंडर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका मास सेम होगा बट रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर। यानी कि किसी भी रैंडम बॉडी को अगर हमें रिंग से रिप्लेस करना हो ताकि किसी क्वांटिटी में, किसी फिजिकल क्वांटिटी में कोई बदलाव ना हो, तो आप उस रिंग की रेडियस क्या लोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर लोगे। किसी बॉडी के रोटेशन को पार्टिकल के रोटेशन से बदलना हो तो उस पार्टिकल को कितनी रेडियस में घुमाओगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उसके पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर सेम आएगा। बस समझ रहे हैं ना? तभी तो टॉर्क बराबर आई अल्फा हम पढ़ेंगे, वहां पर टॉर्क वगैरह के इफेक्ट सेम आएंगे। ओके, जब आई बदल जाएगा तो इट विल नॉट प्रोड्यूस अ सिमिलर रोटेशनल इफेक्ट, तब आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते पार्टिकल से, तब आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते रिंग से। बात समझ में आ गई ना? तो रेडियस ऑफ गायरेशन केवल मैथमेटिकल नहीं है, इसको थोड़ा फील भी लो अंदर से कि क्यों पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसीलिए पढ़ रहे हैं, जैसे हम सेंटर ऑफ मास पढ़े थे तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम कई बार जब न्यूटन्स लॉ लगाते थे तो बॉडी को एक पार्टिकल की तरह मान लेते, प्लेस एट सेंटर ऑफ मास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखते थे, सेंट्रीपेटल फोर्स तो पार्टिकल की तरह मान लेते थे, पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे mgh पार्टिकल की तरह मान लेते थे, याद करो, मोमेंटम लिखते थे तो सारा मास एक पार्टिकल की तरह मान लेते थे। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से अगर किसी बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता हो कि इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन k है, तो हम इस बॉडी को एक पार्टिकल की तरह उस रेडियस में रिवॉल्व करता हुआ मान लेंगे, और जितना उसका पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन उसी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया। ठीक है, लिख लो फटाफट। जो क्वेश्चन मेनली आते हैं मल्टी बॉडी सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। मान लो ये हमारे पास 3 डिस्क हैं, चलो एक रिंग है, ये रिंग है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, और ये एक्सिस है जो इधर से जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। ये m है, ये m है, ये भी m है, तीनों की रेडियस r है, और हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी बताना। सुनो, जब भी बच्चों हम मल्टी बॉडी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जब भी हम मल्टी बॉडी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम सभी बॉडी का अलग अलग निकाल के उसी एक्सिस के अबाउट ऐड कर देते हैं। जैसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें लिखना है तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस इस बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस, जोड़ देंगे तीनों को। लेकिन अगर किसी भी बॉडी का निकालने के लिए अगर वो उसके सेंटर ऑफ मास के पास नहीं हो रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे पैरेलल एक्सिस पर अप्लाई करें। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये फर्स्ट बॉडी कह दे रहा हूँ, ये सेकंड और ये थर्ड कह दे रहा हूँ, ये रिंग है, ये दोनों डिस्क है। अब देखो बात नहीं बेटा, बात नहीं, ध्यान से देखो। अब मैंने कहा कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो रिंग का तो सीधे सीधे लिख दिया क्योंकि डायमीटर है, तो रिंग का हो गया mr²/2, ये रिंग वाला हो गया। अरे हो गया। अब डिस्क वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ध्यान सुनना, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, हमने कहा नहीं पता है, तो हमने यहां से पैरेलल एक्सिस पर रखा। ये है mr²/4, ध्यान दे, डायमीटर है, mr²/2 ना लिखना, mr²/4 प्लस mr², तो ये हो गया mr²/4 ICM प्लस md² में mr², उतना ही राइट वाली डिस्क का हो जाएगा। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो सिस्टम का मास 3m है, सारा का सारा मास के रेडियस में रिवॉल्विंग मान लिया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 3m के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, k विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस होल सेटअप अबाउट दिस एक्सिस। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एक दो एग्जांपल और देखो, कोई भी मल्टी बॉडी सिस्टम होगा, ये मान लो रॉड है, ये डिस्क है और इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मास m है, इसका मास रेडियस r। तो अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस है O से गुजरने वाली, तो हम पहले रॉड का लिखेंगे फिर डिस्क का लिखेंगे। इस एक्सिस के अबाउट रॉड का तो हम सीधे फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला लिख देंगे ml²/3। अब इस एक्सिस के अबाउट हमें डिस्क का भी लिखना है, तो हम इसके अबाउट जानते नहीं, हम इसके पैरेलल, ये पेन है, इसके पैरेलल ये पास है, हाँ। तो ये है mr²/2 क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब कई बच्चे के सर हमें कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ दिख नहीं रहा प्लेन के पैरेलल, यहाँ ऐसे घुमा के बोल रखा है उसने परपेंडिकुलर, तो इसके पैरेलल ये एक्सिस होगी mr²/2 और इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का गैप कितना होगा l प्लस, तो m l प्लस r का ये पूरा मोमेंट। अब इसको अगर रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो इस I को 2m पूरा मास सिस्टम का k स्क्वायर के बराबर कर दोगे, तो k की रेडियस ऑफ गायरेशन जो भी अब तक तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं उस I को टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू k स्क्वायर के बराबर करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं? इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग कैविटी। ये हमारा लास्ट एग्जांपल रहेगा, पहले आप इतना लिख लो फिर हम कैविटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। एक बहुत ही कैविटी का अच्छा सा क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया जाएगा, आपसे कहेगा एक बॉडी है आपके पास और उसमें से मान लेते हैं डिस्क है, उसमें से एक कैविटी आपसे ऐसे निकाल देगा कट करके कुछ पोर्शन, और रिमेनिंग बॉडी का मास m है, इसकी रेडियस r है, और जो हमने काट के डिस्क छोटी सी निकाली इसकी रेडियस r/2। तो अब हमसे पूछ सकता है कि बताओ x एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, y के अबाउट क्या होगा, O से गुजरने वाली z के अबाउट क्या होगा, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है। बहुत ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो भी बॉडी है बेटा, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ मास एक कंप्लीट बॉडी ली होगी हमने m1 मास की, उसमें से अगर हम यहाँ पर ये वाली बॉडी माइनस कर दे m2 मास, तो इसमें से ये माइनस करके हमें ये मिल जाएगा। यस सर। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस बॉडी प्लस ये बॉडी उठा के यहाँ सुपर इम्पोज कर दे, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अरे यस सर। तो इन दोनों बॉडी का जो एडिशन है सिस्टम का वो ये है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है, इसका I1 है, इसका I2 है, अबाउट द सेम एक्सिस, तो I में से अगर I1 जोड़ेंगे तो I2 जोड़ेंगे तो I1 आएगा कि नहीं? यस सर। बट हमें निकालना क्या है I, तो I1 में से I2 घटा के निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। यानी किसी एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इसका will be equal to the moment of inertia of this body about the same axis। अब थिकनेस वही है, इसी में से ये काट के निकाली है, तो जो ये मटेरियल होगा इसका सिग्मा होगा, वही इसका सिग्मा होगा, है कि नहीं? भाई मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगा, थिकनेस सेम है, सब कुछ सेम है। काट के निकालोगे तो एरिया चेंज होगा, इसमें से एरिया घट जाएगा, ये बचेगा, तो मास बदलेगा। m बराबर सिग्मा a है ना बेटा। तो सुनो, कई बच्चे कंफ्यूज होते रहे, इस कटिंग फटिंग के प्रोसेस में m एरिया घट बढ़ रहा है, मास का घट बढ़ रहा है, पर कांस्टेंट क्या है? सिग्मा। कई बार बच्चे कहते सर इसका सिग्मा अलग होगा, इसका सिग्मा अलग, क्यों सर? इसका मास ज्यादा है, सिग्मा बराबर m बाई एरिया और मास में अंतर है, इसमें सर अलग होगा। गधे समझ ही नहीं रहे इस बात। अरे मास नहीं चेंज, मास चेंज हो रहा है क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। जैसे इसमें से कुछ कट किया तो इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग, इसमें डिफरेंट मास होगा, बट दोनों सेम मटेरियल सेम थिकनेस, इसी से काट के इसको निकाला है, तो सेम क्या होगा? सिग्मा सेम होगा, मटेरियल सेम है, थिकनेस सेम है। समझ गए ना? एक ही बॉडी के तो सारे टुकड़े हैं। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास पता होना चाहिए, इसका मास पता होना चाहिए। तो दो तरीके से हम निकालेंगे इसको। पहला तरीका, हम सिग्मा कैलकुलेट कर लें।
हमें उसका मास नहीं गिवन, हमें रिमेनिंग मास गिवन। कभी कभी हमें ओरिजिनल मास दे देता है कि कैविटी करने से पहले बॉडी का मास कितना था। अगर दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया है मोस्ट ऑफ द केसेस में काटने के बाद जो मास बचता है वो देता है। तो काटने के पहले क्या मास रहा होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले इसका सिग्मा निकालेंगे, m अपॉन एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो सिग्मा है 4m डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर। अरे है कि नहीं मतलब? Yes, sir. यही इसका सिग्मा है, यही इसका सिग्मा है, यही इसका सिग्मा है। Yes, sir. तो इसका जो मास m1 होगा वो सिग्मा इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4m/3 आ जाएगा इसका मास। और इसका जो एरिया होगा वो सिग्मा इनटू a2, वो सिग्मा a2 है पाई आर स्क्वायर बाई 4, रेडियस r/2 है ना। Yes, sir. तो m2 आ जाएगा m/3। लेकिन हमने इसका एक तरीका और निकाला, हमने कहा m बराबर सिग्मा a है यार, तो इसका मतलब सिग्मा सेम है तो मास किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया अब हमने कहा यार इसकी रेडियस दिया और जो काट के निकाला उसकी रेडियस कितनी? r/2. तो अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, यानी इसका एरिया से इसका एरिया 4 गुना है। Yes. तो एरिया के प्रोपोर्शनल है तो इसके मास से इसका मास भी तो 4 गुना होगा। Yes, sir. तो हमने कहा क्यों ना यार हम इसका मास x किलोग्राम मान लें, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और 4x में जब x काट के निकाल दे रहे हैं तो इसका मास बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं? Yes, sir. और वो कितना गिवन है? x m गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और अगर m/3 आ गई तो इसका हमने x माना, ये m/3 हो गया, ये 4x हो गया, इसकी कितना हो गया? 4m/3। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. एरिया के रेशियो में मास मान के हमने खट से मास निकाल लिया विदाउट यूजिंग सिग्मा कैलकुलेशन। अरे बताओ भैया, Yes. दोनों तरीके तुम्हारे सामने, जो मानो जो श्रद्धा हो वो आप कर सकते हो। अब आते हैं मुद्दे पे। बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा जेईई में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कैविटी वाले ही होते हैं। इस एक्सिस के अबाउट हमसे कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। एक्स एक्सिस के अबाउट तो हमने कहा चलो एक्स के अबाउट बताते हैं। एक्स के अबाउट इसका निकालने के लिए हमें एक्स के अबाउट इस बॉडी का माइनस एक्स के अबाउट इस बॉडी का, ये जो एक्स एक्सिस है इस बॉडी की डायमीटर है, इसका भी डायमीटर है। अरे है कि नहीं? Yes, sir. तो दोनों का डायमीटर के अबाउट निकाल के घटा देंगे। डायमीटर के अबाउट इसका होता है mr²/4। अरे होता है कि नहीं? Yes, sir. तो mr²/4 इसका निकालेंगे, उसका भी mr²/4 निकालेंगे, घटा देंगे। तो m के स्थान पर क्या रखेंगे? m1, इसका मास ना। और r² है r/4 और m के स्थान पर उसका रखेंगे m2, m2 की वैल्यू m/3, m1 की वैल्यू 4m/3। Yes, sir. और रेडियस कितना है? r/2 का स्क्वायर, यानी बड़ी वाली डिस्क का डायमीटर के अबाउट माइनस छोटी वाली का x यानी डायमीटर के अबाउट घटा दिया। m1 m2 पुट कर लो, सॉल्व कर लो, ix आ जाएगा। अरे आ जाएगा क्लियर? Yes, sir. y की वैल्यू अगर देखें, y के अबाउट हमें इसका चाहिए, तो y के अबाउट हमें पूरे का निकालना पड़ेगा पहले, इसके अबाउट पूरे का, फिर y के अबाउट छोटे का निकाल के घटाना पड़ेगा। Yes, sir. तो y यहाँ पर y भी क्या है? डायमीटर है, तो mr²/4 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. लेकिन जब छोटे वाले का ध्यान दो, छोटे वाले का जब y निकाल रहे हैं डायमीटर में नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या अबाउट लिखा हमने? mr²/4 प्लस mr²। अभी हम r/2 नहीं बोल रहे हैं, फॉर्मूला बोल रहे हैं आपके सामने। इसके अबाउट डायमीटर होता है mr²/4 और रेडियस की शिफ्टिंग कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो डिस्क का जब छोटे वाले का निकालेंगे तो m2 r/2 का स्क्वायर/4, ये डायमीटर हो गया, m2 है m/3, रेडियस है r/2 और m2 कितनी शिफ्टिंग है यहाँ से यहाँ तक की? r/2 की शिफ्टिंग है। ये छोटे वाले का है, ये बड़े वाले का है, तब जाके घटाएंगे तो कंप्लीट का आएगा। अरे आएगा कि नहीं? Yes, sir. इसी प्रकार से O से पास होने वाली जो z एक्सिस है वो x प्लस y के बराबर होगी, बिकॉज ये प्लेनर बॉडी है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लगा सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. इन दोनों को जोड़ दोगे तो IOZ आ जाएगा। बट IOZ हम चाहें तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, दिस इज परपेंडिकुलर, बेटा समझना। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछा है बेटा, तो इसका ये मतलब नहीं कि पहले हम x निकालेंगे फिर y निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, तो बेवकूफी है, डायरेक्ट IOZ निकालेंगे। तो IOZ का मतलब है इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का माइनस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का। तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेक्टर m r²/2। Yes, sir. तो m1 r²/2 ये हो जाएगा बड़ी बॉडी का। छोटी वाली बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर वाली है, ध्यान देना। ये इसके पैरेलल यहां से पास करेंगे पहले। Yes, sir. तो m2 r/2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस m2 r/2 का होल स्क्वायर, ये जाके IOZ आ जाएगा डायरेक्ट। बात समझ रहे हैं ना बेटा?
तो सबसे पहले आपको जिस बॉडी में जिसको घटाया है इनके इंडिविजुअल मासेस पता करने होंगे। फिर आप जिस एक्सिस के अबाउट इस कैविटी वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस के अबाउट पहले ओरिजिनल बॉडी का निकालिए जिसमें कैविटी नहीं थी, फिर उसमें से जो पोर्शन काट कर रिमूव किया है उतने पोर्शन का निकाल करके घटाइए, देन यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिक्वायर्ड बॉडी अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे, फिक्स एक्सिस रोटेशन करेंगे और फिक्स एक्सिस रोटेशन के बाद हम क्या करेंगे, रोलिंग पे आएंगे। ओके, दैट्स ऑल।